हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधांशु सिंह। आई एम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के हमारे एनालिसिस वीडियो का टॉपिक है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व के चार्ट में लास्ट टाइम असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था और एक बड़े ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन। इस चार्ट को मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था और आज के इस वीडियो में हम इसी ब्रेकआउट फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे, सो दैट शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म में यह कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है हम इसे समझ सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट, पहले इसके बेसिक फंडामेंटल को समझ लेते हैं, फिर चार्ट पे चल के इसके ब्रेकआउट फॉर्मेशन को भी समझेंगे। बजाज फिनसर्व का स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 2083 के लेवल पर और लास्ट 5 ईयर की अगर इसकी परफॉर्मेंस देखी जाए चार्ट पर तो ये ग्रीन में रहा है, हमेशा अप ट्रेंड में। पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें देखने को मिला है। लास्ट 1 ईयर की बात की जाए तो लास्ट 1 ईयर में भी आप देखेंगे तो यह हमेशा अप ट्रेंड में रहा है। इवन इसने ज्यादा ही रिटर्न निकाल के दिया है इन्वेस्टर्स को। और शॉर्टर टाइम फ्रेम की बात की जाए 1 मंथ हो या 3 मंथ हो तो भी यह हमेशा अप ट्रेंड में ही रहा है। ग्रीन जोन में इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। चार्ट को देख के तो यह स्टॉक काफी ठीक लग रहा है। अब इसके स्कोर की बात की जाए 8 आउट ऑफ 10 का स्कोर इसने किया है। अर्निंग में 8 बेस्ट है, अर्निंग में 8 का स्कोर यहां देखने को मिला है और वहीं फंडामेंटल में 3। अब समझिए अर्निंग बेस्ट है बट फंडामेंटल नहीं सही है। फंडामेंटल में 3 की रेटिंग मिली हुई है। मतलब साफ है रेवेन्यू तो कंपनी ने जनरेट किया लेकिन उसके कंपेयर में एक्सपेंस उससे कहीं ज्यादा बढ़ गए होंगे जिसकी वजह से इसके फंडामेंटल बिगड़ गए। रिलेटिव वैल्यूएशन 5 ठीक है, न्यूट्रल इसे आप कह सकते हैं और रिस्क में 10 की रेटिंग मिली हुई है। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस स्टॉक में रिस्क ना के बराबर है अकॉर्डिंग टू रेटिंग। अब प्राइस मूवमेंट देखिए 9 की रेटिंग मिली हुई है, मतलब प्राइस में मूवमेंट भी काफी अच्छा खासा है। अब इसके 5 ईयर रिटर्न की बात की जाए तो यहां आप देखेंगे कि 5 ईयर में इसने 131.58% का रिटर्न दिया है, 3 ईयर में 30.84% का रिटर्न दिया है और लास्ट 1 ईयर में 24.05% का रिटर्न दिया है। और इवन आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो भी यह पॉजिटिव रिटर्न ही आपको दे रहा है। ओवरऑल स्टॉक में शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। अब इसके की मैट्रिक्स को देखते हैं। पीई रेशियो 34.38 ठीक है, बहुत ज्यादा प्रीमियम पर नहीं है यह स्टॉक, लेकिन इसको एक थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं इसके प्रीवियस डेटा से। अब पीई को देखा जाए तो लास्ट 5 ईयर का जो पीई था डाउन ट्रेंड में आया है, सस्ता हुआ है स्टॉक। पीई को देख के तो यही लग रहा है। और लास्ट 3 ईयर का देखा जाए तो भी यह स्टॉक काफी चीप हुआ है। मतलब यहाँ पर जो पीई था यहाँ पे 46.19 का पीई था लास्ट 3 ईयर में और अभी 34.38, तो मतलब काफी सस्ता हुआ है स्टॉक और लास्ट 1 ईयर से स्टेबल है। ओवरऑल इसका पीई ठीक लग रहा है अगर हम इसे कंपेयर करते हैं प्रीवियस 5 ईयर या 3 ईयर से। बीटा को देखिए, बीटा 2.16 का है, हाईली वोलेटाइल स्टॉक है। जो लोग बीटा को नहीं समझते उनको मैं बता रहा हूं कि बीटा मार्केट का होता है 1 इज द बेंचमार्क। मान लीजिए निफ्टी आपको 10% का रिटर्न दे रहा है ईयर में और वहीं इस स्टॉक का बीटा है 2.16, तो यह प्लस माइनस आपको 21.6% का रिटर्न दे सकता है ईयर ऑन ईयर। अगर निफ्टी कुछ ऐसे मूव कर रहा है तो यह स्टॉक कुछ इस तरीके से मूव करेगा। बस सीधा सा बीटा का मतलब ये आप समझिए कि ज्यादा वोलेटाइल होगा, निफ्टी के कंपेयर में बहुत तेजी से ऊपर जाएगा और उसके कंपेयर में बहुत तेजी से नीचे चला आएगा। स्टॉक हाईली वोलेटाइल है। अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स की। इनकम एंड पीएनएल। टोटल इनकम सितंबर क्वार्टर में 37,402.93 करोड़। अगर इसे कंपेयर किया जाए प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से तो आप देखेंगे 33,703.74 करोड़ इनकम में आपको ग्रोथ देखने को मिली। और वहीं कंपेयर किया जाए जून क्वार्टर से, मतलब लास्ट क्वार्टर से अगर 25 के, यहाँ पर 5.50% की ग्रोथ हमें देखने को मिली क्वार्टर ऑन क्वार्टर, इवन ईयर ऑन ईयर आप कह सकते हैं। और एक्सपेंस 10.44% इंक्रीज हुआ। इनकम इंक्रीज हुई 5.50% बट एक्सपेंस इसके कंपेयर में डबल इंक्रीज हो गया। बात करते हैं प्रॉफिट ग्रोथ की तो यहाँ 19.54% डिक्रीज हुआ है प्रॉफिट कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर तो बढ़ के आया है बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे 20% की गिरावट हमें देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 6% का है, प्रीवियस क्वार्टर में 7.78% का था, करीबन 0.2% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। और प्रीवियस ईयर से भी यहाँ पे नेट प्रॉफिट में गिरावट हमें देखने को मिली है। बैलेंस शीट एक बार देख लेते हैं। टोटल एसेट है कंपनी की 6,52,231.61 करोड़ और कंपेयर करें अगर प्रीवियस ईयर से 21.25% इंक्रीज हुई है टोटल एसेट। लाइबिलिटी भी इंक्रीज हुई है बट कंपेयर टू प्रीवियस ईयर काफी कम इंक्रीज हुई है लाइबिलिटी। और एसेट माइनस लाइबिलिटी कर दें तो यहाँ पर निकल के आ जाती है टोटल इक्विटी और टोटल इक्विटी ग्रोथ है यहाँ पर 23.76%, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है। बट ईयर ऑन ईयर ये कम हुई है ग्रोथ। आप देखिए 33.74% की ग्रोथ थी लास्ट ईयर और अभी 23.76% की ग्रोथ है। करेंट रेशियो 1.24 का है, ये अभी घट गया करेंट रेशियो। और कंटीजेंट लाइबिलिटी थोड़ा यहाँ घट के आ रही है, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव
बात है, बट यहाँ पे करंट रेशियो भी कम हो गया है और जिसका असर ओवरऑल परफॉर्मेंस पे पड़ेगा ही पड़ेगा इसके फंडामेंटल। अब बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी -62,113.25 करोड़। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी -7,986.54 करोड़। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 70,191.31 करोड़। नेट कैश फ्लो 91.52 जो कि प्रीवियस ईयर में था 3,704.8। आप समझ सकते हैं कितना ड्रास्टिक चेंज है इन नंबर्स में। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लोजिंग कैश मतलब कैश कितना है कंपनी के पास, और कैश इक्विवेलेंट चाहे आप इन्वेंट्री की बात कर लें या फिर जो कैश इक्विवेलेंट हो वो कितना है, तो 8,670.57 करोड़। और जो प्रीवियस ईयर से अगर कंपेयर किया जाए तो 1.07% इंक्रीज हुआ है। प्रीवियस ईयर में 55.86% का इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला था, इंक्रीज हुआ था। रेशियोज को देखा जाए तो रेशियो लगभग सेम है। एक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ही चेंज हुआ है बहुत ज्यादा, बट बाकी सब सेम है, तो रेशियोज पे बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइस एनालिसिस कर लेते हैं, जो कि हमें इंट्राडे की प्रोबेबिलिटीज बताता है। यहां आप देखेंगे 1 जनवरी 2005 से अब तक का डेटा है और 46% टाइम इसने अप मूव दी है इंट्राडे में और 54% टाइम इसने डाउन ट्रेंड में मूव दी है इंट्राडे में। परसेंटेज वाइज बात करें तो 0 से 1% की मूव हमें 21.51% देखने को मिली है, मतलब 21.5% टाइम यह मूव किया है 0 से 1% के अंदर अपसाइड, और 1 से 2% के अंदर की जो मूव 10.7% हमें देखने को मिली है, 7% टाइम हमें देखने को मिली है। 2 से 5 तक परसेंट की हमें मूव देखने को मिली है 11.2%, मतलब 11.2% टाइम 2 से 5% की मूव हमें इस स्टॉक में देखने को मिली है इंट्राडे में। 5 to 10% की मूव हमें 2% टाइम देखने को मिली है। और वहीं निगेटिव की अगर बात की जाए तो 54% हमें निगेटिव ट्रेंड देखने को मिला है इस स्टॉक में। 0 से -1% की मूव 24.7% टाइम देखने को मिली है और -1 से -2% की मूव 15.3% हमें देखने को मिली है इंट्राडे में। और -2 से -5% की मूव इंट्राडे में हमें देखने को मिली है 11.8% टाइम। और -5 से लेके -10% के बीच की हमें जो मूव देखने को मिली है इंट्राडे में 1.6% टाइम। तो आप समझ सकते हैं जो लोग सिर्फ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो उनके लिए इस टाइप की मूव, इस टाइप की प्रोबेबिलिटीज काफी हेल्पफुल होंगी कि उन्हें कितना टारगेट अपसाइड लेके चलना चाहिए, कितना डाउन साइड बायस होना चाहिए और कितना अपसाइड बायस होना चाहिए। ये काफी हेल्पफुल होता है। अब बात करते हैं इसके पैरेलल कंपनी की, इसके पीर ग्रुप की, तो वहां से आप देखेंगे कि लास्ट 5 ईयर में थर्ड रैंक को होल्ड किया है। अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम पर देखा जाए लास्ट 1 ईयर में तो इंप्रूवमेंट तो हुई है, बट स्टिल थर्ड रैंक को इसने होल्ड किया है। अगर कंपेयर करें जियो फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, चोला इन्वेस्टमेंट फाइनेंस से अगर हम कंपेयर करें तो ये लास्ट 5 ईयर से लेके लास्ट 1 ईयर तक थर्ड रैंक होल्डर रहा है। इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखा जाए तो कोई चेंज यहाँ नहीं दिख रहा है। 58.81% प्रमोटर्स के पास है, प्लेस्ड 0 है, 0 चेंज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एफएफआईज के पास 0.26% इन्होंने सेल कर दिया है। 7.68% है एफएफआईज के पास। डीआईज के पास 10.46% है, इन्होंने इंक्रीज किया 0.04%। और म्यूचुअल फंड के पास है 7.62%, इन्होंने भी इंक्रीज किया है 0.75%। अदर के पास है 23.04%। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी कोई चेंज नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं कंपनी में। म्यूचुअल फंड होल्डर्स की बात करते हैं तो एसबीआई फ्लेक्सी कैप ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है 2088.30 करोड़। टोटल एएमयू का 5.12%। कोटक ने इन्वेस्ट कर रखा है आर्बिट्राज में 1160.42 करोड़। टोटल एएमयू का 1.6%। एचडीएफसी लार्ज कैप ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है 848.95 करोड़। टोटल एएमयू का 2.13%। तो इन्होंने अच्छा खासा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर रखा है इस स्टॉक में। ओवरऑल यही है इसका बेसिक फंडामेंटल। अब चलिए चार्ट पर चलते हैं और इसके ब्रेकआउट फॉर्मेशन को समझते हैं और देखते हैं कि क्या कह रहा है चार्ट। यह रहा बजाज फिनसर्व का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था और सेम चार्ट ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। एक्सपेक्टेशन थी कि ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट आने के बाद जैसे इस ग्रीन जोन में क्लोजिंग देगा तो यहां से अप साइड की हमें मूव देखने को मिलेगी। यह स्टॉक जा सकता है 2355
1.5 के लेवल तक, बट ऐसा हुआ नहीं। इस स्टॉक ने एक वीक बनाया और फिर कंटिन्यूअस ये डाउन ट्रेंड में चला आया और लोअर चैनल को टच कर दिया। इवन आप कह सकते हैं कि 200 मूविंग एवरेज पर आके इसने सपोर्ट ले लिया डेली टाइम फ्रेम पर। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है इस स्टॉक में, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के साथ साथ इसने सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का भी फॉर्मेशन कर दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन कर दिया है। अच्छा, एक बात और बता दूं, ये ब्रेकआउट का फेलियर नहीं है, इसे फेलियर नहीं काउंट करेंगे क्योंकि अभी भी ये अपने चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो ये जो पुराना वाला ब्रेकआउट है, यहाँ से ब्रेक करेगा तो अपसाइड की सेम मूव हम एक्सपेक्ट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी हम बात करते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का, अगर ब्रेकआउट आएगा तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ से एंट्री पॉइंट चेंज हो जाता है इस ब्रेकआउट से। अब यहाँ से आप देखिए कि जैसे ही ब्रेकआउट आया, डाउन साइड रिस्क 1.41%, अप साइड की मूव 4.36% हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यह स्टॉक जा सकता है 2193 के लेवल तक। एक बात और, ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज में बता रहा हूँ कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग और जो चार्ट पे जो पैटर्न बन रहा है उसके अकॉर्डिंग रिस्क और रिवार्ड क्या हो सकते हैं इस स्टॉक में। अब यहाँ पे 4.36% का यहाँ पर हम मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैसे ही यह अपने अपर चैनल को ब्रेक करता है और इस पे सस्टेन कर जाता है फिर से, तो फिर अपर मूव हमें देखने को मिलेगी 2354 के लेवल की। यहाँ तक यह स्टॉक इजीली जा सकता है। रिस्क रिवार्ड भी फेवरेबल है और मान लीजिए कि प्री ब्रेकआउट में किसी ने पार्टिसिपेट कर लिया यहाँ पर इस लेवल पे, इसे प्री ब्रेकआउट लेवल कहा जाएगा। प्री ब्रेकआउट में पार्टिसिपेट कर लिया तो उसका रिस्क बहुत ही मिनिमम हो जाएगा और ट्रेल करके वो टारगेट बहुत बड़े ले सकता है। मतलब समझ रहे हैं, डाउन साइड रिस्क 1.5-2% का और अप साइड का टारगेट निकल के आ रहा है 12% का, बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे स्टॉक जनरली बहुत कम मिलते हैं। यहाँ पर जो लोग एंट्री कर लिए इनको मैं बता दूं, अब जैसे होता है बहुत लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे 25% की क्वांटिटी लगा दिए, सीधा निकल गया, 25% के साथ मूव में पार्टिसिपेट किए हैं, लेकिन अपर प्राइस रिजेक्शन आ गया तो 25% क्वांटिटी यहाँ पे ट्रैप हो गई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसे ही स्टॉक को ब्रेक करता है तो 25% क्वांटिटी यहाँ पे लगाई जा सकती है, जैसे इसको ब्रेक किया 50% की क्वांटिटी यहाँ पे लगाई जा सकती है। ओवरऑल पोजीशन यहाँ पर हेज हो जाएगी। तो यही तरीका होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ब्रेकआउट आया और 100% क्वांटिटी लगा दी और फिर पता चला कि ब्रेकआउट फेलियर हो गया, यहाँ पर प्राइस रिजेक्शन हो गया, तो जिस स्टॉक में आप स्विंग कर रहे थे 2-4 10 दिन 15 दिन के लिए, वहां पे आपको इन्वेस्टर बन के बैठना पड़ जाए कि चलो 6 महीने के लिए पोजीशन फंस गई। तो ऐसा नहीं करना, ब्रेकआउट में हमेशा अपनी पोजीशन को हेज करना होता है। और जो लोग ऐसा नहीं करते, ब्रेकआउट में सारी क्वांटिटी मतलब जितना है अमाउंट सब इन्वेस्ट करके बैठ जाते हो, तो कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाते। आज की इस एनालिसिस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और कंटिन्यूअस बेसिस पे ऐसी ही एनालिसिस देखने के लिए, ऐसे ही ब्रेकआउट फॉर्मेशंस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं।